जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल CMI में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम इतिहास के बारे में बात करने जाएंगे और इतिहास के बारे में बात करते करते हम शुरुआत करेंगे हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से। देखिए, अगर हम हमारी प्राचीन गौरव परंपराओं को जानते हैं तो हमें क्या होता है, गौरव की अनुभूति होती है। क्या होता है? गौरव की अनुभूति होती है। और हमने अपनी प्राचीन परंपराओं से ये जाना है कि हम एक समृद्ध देश के निवासी थे, जिनको कि मध्यकाल में आकर के कुछ आक्रांताओं ने लूटा, अरब आक्रमणकारी आए, इन सब ने हमें लूटा। और बाद में आधुनिक काल, जिसे हम मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, जब इतिहास का आधुनिक काल कहेंगे उसे, तो वहां आते आते जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे धन, वैभव और संपत्ति को ऐसे चूसा जैसे मच्छर या जोंक आपका खून चूसते हैं। तो ये कार्य उन्होंने किया। लेकिन अभी हम हमारे उस प्राचीन भारत में जिएंगे जो कि हमें एक समृद्ध और गौरवशाली परंपरा का एहसास दिलवाएगा। तो दोस्तों देखिए, प्राचीन भारत में भी हम शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने मनुष्य के विकास से ही इतिहास की शुरुआत होती है। अब मनुष्य के विकास से इतिहास की शुरुआत हम करते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है शुरू में पाषाण जो सभ्यताएं, पाषाण संस्कृति थी, उनके बारे में। फिर एक बीच में हम क्या हुए, समृद्ध सभ्य व्यक्ति हो गए। किस काल में? सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के काल में। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति की ओर लौट गए। मतलब एक बार हम सभ्य काल में जीने के बाद भी हमारी सभ्यता का विनाश हुआ और हम कहाँ आ गए? संस्कृतियों की ओर लौट गए। और वैदिक संस्कृतियों से हम आगे बढ़कर के कहाँ पहुंच गए? जनपद काल और महाजनपद काल में। वहां पर धार्मिक क्रांति हुई। जैन और बौद्ध धर्म, दो बड़े धार्मिक संप्रदाय हमारे सामने आए। और उसके बाद हम पहुंच गए भारत के पहले साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में। तो देखिए दोस्तों, आज हम हमारी उस गौरवशाली परंपरा में सबसे पहला जो भारत का साम्राज्य था उसकी बात करते हैं। यहाँ पर बाद में हम और सब चीजों की भी बात करेंगे, लेकिन वो सब धीरे धीरे शनय शनय आपके साथ, आपके सामने होगा। आज हम बात करेंगे मौर्य काल की। देखिए दोस्तों, जो मौर्य काल है उसका टाइम पीरियड मैंने पहले से ही आपके सामने यहां लिखा हुआ है। ये क्या है? 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम है। देखिए दोस्तों, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है बीसी। इस बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी क्राइस्ट जो ईसा मसीह थे, उनके जन्म से पहले का जो समय था उसे क्या कहा गया है? ईसा पूर्व का समय। और जो ईसा पूर्व का समय है ना, उसे हमेशा उल्टा ही लिखा जाता है। ईसा पूर्व का जो समय है उसे हमेशा कैसा लिखा जाता है? उल्टा लिखा जाता है। जैसे 322 से 184। और अगर मान लीजिए आज के समय में, यानी ईसा के जन्म के पश्चात का जो समय होता, तो उसे हम कैसे लिखते हैं? 184 से 322 AD लिखते हैं। मतलब ईसा पश्चात का जो समय होता है वो कैसे होता है? वो सीधा होता है 184 से 322। लेकिन अभी ये कैसा है? ईसा पूर्व का समय है, इसलिए ये समय कैसा हुआ? उल्टा हुआ। तो आज हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? भारत के पहले साम्राज्य की। देखिए, मौर्य साम्राज्य से पहले भारत में क्या था? साम्राज्य नहीं था। देखिए, वैदिक काल में अगर आपने एक वीडियो हमारा देखा होगा तो मैंने बताया था जो वैदिक सभ्यता थी उसमें क्या थे? उसमें कोई राज नहीं था। क्या नहीं था दोस्तों? उसमें कोई राज नहीं हुआ करता था। हम जब सिंधु सभ्यता भी हमने देखी है, तो जब हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के काल में थे तो वहां भी कोई राजतंत्रात्मक प्रणाली नहीं हुआ करती थी। और राजतंत्रात्मक प्रणाली होने के लिए जो दो चीजें आवश्यक हैं, वो दोनों ही चीजों का वहां पे अभाव था। एक था आपका कर प्रणाली, जिसे हम टैक्स सिस्टम कहते हैं, और दूसरी थी आपकी सेना या पुलिस। अब उन दोनों का वहां पे अभाव था। लेकिन यहां से, यानी मौर्य काल से, ये सब क्या होगा? परफेक्ट रूप से चलेगा। यहाँ पे टैक्स सिस्टम भी होगा, यहाँ पे इनका एक प्रशासन भी होगा, इनकी पुलिस भी होगी, इनके दंड अधिकारी भी होंगे। उन सब की हम आने वाले अब इस समय में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं मौर्य काल की। तो जो हमारा मौर्य काल है ना, इसका जो संस्थापक था, देखिए एक बार हम इसका हल्का सा एक ब्रीफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि जो इसका संस्थापक था, तो इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य।
ठीक है दोस्तों। अब इस चंद्रगुप्त मौर्य तो इसका क्या हो गया, संस्थापक। इनकी जो राजधानी थी, क्या है इनकी राजधानी, यानी चंद्रगुप्त जब इनके संस्थापक यानी शासक बने तो उन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो क्या बनाई थी, पाटलिपुत्र। क्या बनाई थी, पाटलिपुत्र। अब ये पाटलिपुत्र जो है ना, ये उस समय इसको पाटलिपुत्र और आजकल इसको क्या कहा जाता है, वही आपका बिहार की जो राजधानी है पटना इसे कहा जाता है। पाटलिपुत्र कहते हैं, आप क्या कह सकते हैं इसको दोस्तों, पटना कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब इसका संस्थापक चंद्रगुप्त हुआ, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुई। इनका जो राज चिन्ह था, राज चिन्ह, देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया कि मौर्यों का राज चिन्ह क्या था, कई बार ये क्वेश्चन आया कि मौर्यों का संस्थापक राजा किसे कहा जाता है, और अनेकों बार पूछा गया है कि मौर्यों की राजधानी क्या थी। तो ये देखिए क्वेश्चन है, फैक्चुअल बात है, इसलिए करनी है हमें कि हम इनकी एक हल्की सी ब्रीफिंग ले रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी ब्रीफिंग। बाद में हम इनके बारे में बात करेंगे, कंप्लीट आपके चंद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे, अशोक के बारे में बात करेंगे, यहां तक कि हम चंद्रगुप्त के बेटे और अशोक के पिता बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। लेकिन बिंदुसार का चूंकि इतना बड़ा राजनीतिक महत्व नहीं है, उनकी थोड़ी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनके प्रशासन को भी बहुत अच्छे से समझ सकें। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि मौर्य काल जो है इसका एक हल्का सा पहले ब्रीफ ले लेते हैं, और ब्रीफ लेने के बाद इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो इनका जो राजचिन्ह था ना दोस्तों, वो क्या था, मयूर। क्या था, मयूर। आप इसे मोर भी कह सकते हैं, आप इसे पिकॉक भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो राजचिन्ह मयूर है ना, इसकी पहचान किसने की थी, तो इसकी पहचान की थी ग्रुनबेडेल ने। किसने की थी, ग्रुनबेडेल ने। ग्रुनबेडेल, देखिए इनका नाम कई जगह ग्रुनबेडेल, कहीं जगह ग्रेनवेडेल, काफी नाम है इनके। मैं नाम एग्जैक्ट हिंदी में आप इनको एग्जैक्ट नाम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि एक आदमी का नाम होता है जिसका उच्चारण कोई कुछ भी कर सकता है। और ये जो मयूर चिन्ह है ना, ये कहां पे देखा था इन ग्रुनवेडेल ने, लोरिया नंदनगढ़ जो जगह है जहां पे स्तंभ लेख है किसका, अशोक का, उस पर क्या बना हुआ है, उस पर बना हुआ है आपका मयूर चिन्ह, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। और ये लोरिया नंदनगढ़ कहां है, आपके बिहार में, गढ़ स्तंभ लेख। देखिए आप एक चीज आपके दिमाग में आएगी कि ऐसा बिहार में क्या था कि मौर्यों ने अपनी राजधानी भी बिहार में बनाई, अपना जो राजचिन्ह है ग्रुनबेडेल ने देखा वो उनके बिहार में स्थित स्तंभलेख पे ही देखा। तो दोस्तों जो आप ये मौर्य साम्राज्य देख रहे हैं ना, इसके पीछे जो साम्राज्य था, इसके जो बैकग्राउंड में जो साम्राज्य था वो क्या था आपका, वो था मगध साम्राज्य। क्या था, मगध साम्राज्य। और प्राचीन काल में जो मगध होता था, वो मगध क्या था, वो बिहार का एरिया ही क्या कहलाता था, मगध कहलाता था। और मगध में अब आप ये कहेंगे कि मगध ही साम्राज्य क्यों बना, अन्य साम्राज्य क्यों नहीं बने, तो मगध के साम्राज्य बनने के पीछे का कारण अगर आप ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने, तो आप ये देखेंगे कि बिहार और झारखंड का जो क्षेत्र है, देखिए झारखंड अब अलग हुआ है भारत से, सॉरी बिहार से, लेकिन पहले बिहार झारखंड एक थे। तो ये जो क्षेत्र है ना, यहां पे ज्योग्राफिकल रूप से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खनिज भंडार गृह, जिसको कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। देखिए वहां पर लोहे की खानें, अब जहां पे लोहा होगा वहां के लोग ही तो क्या है, शस्त्रों का अच्छा निर्माण कर पाएंगे। और अगर शस्त्रों का अच्छा निर्माण उन्होंने किया है तो जिनके पास अच्छे और सुसज्जित शस्त्र होंगे वो ही तो जीतेंगे युद्ध में। तो जीत अंत में किसकी होती है, मगध की होती है। जब जनपदों के बीच में टकराव हो रहे थे, जब महाजनपद थे, 16 महाजनपद, जिनकी सूची कहां दी हुई है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 16 महाजनपद, वैसे तो कभी महाजनपदों की बात करेंगे तब कर लेंगे इनकी बात, लेकिन ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में आपके एग्जाम्स में
कई बार आ चुका है। तो जो 16 महाजनपद, जो कि सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था, अभी रिसेंटली जो 2018 में सेकंड ग्रेड हुआ उसमें भी एग्जाम आया, क्वेश्चन आया था। तो जो 16 महाजनपदों की सूची है ना, ये 2 ही ग्रंथों में मिलती है। कहां मिलती है? एक तो अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय। और ये अंगुत्तर जो निकाय है ये किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है इसका? भगवती सूत्र। आप छूट मत जाना दोस्तों इससे, भगवती सूत्र जैन धर्म में। मतलब ये दोनों क्या करते हैं? 16 महाजनपदों की सूची हमें अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन अब अगर ये दोनों भी ऑप्शन में है ना, एक साथ अंगुत्तर निकाय भी है और भगवती सूत्र भी है, तब हमें किसको प्राथमिकता देनी है? अंगुत्तर निकाय को। क्यों? क्योंकि जो अंगुत्तर निकाय है ना, इसकी सूची सर्वाधिक प्रमाणित मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सर्वाधिक प्रमाणित। देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। अगर दोनों ऑप्शन में है और ऑप्शन सिर्फ एक आंसर करना है हमें कोई भी, तो हम आंसर करेंगे अंगुत्तर निकाय, अन्यथा दोनों ही आंसर सही है। और इनमें क्या है? कुछ यानी कुछ जो महाजनपद हैं वो दोनों भिन्न भिन्न दे रखे हैं, और उनमें भी जो कहते हैं ना कि सर्वाधिक प्रामाणिक जो सूची है वो किसकी है? आपके अंगुत्तर निकाय की। अब हम बात कर रहे थे कि मौर्यों का संस्थापक चंद्रगुप्त हुआ, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र है, उनका राजचिन्ह क्या है? मयूर है, मोर है, पिकोक है। किसने ढूंढा? ग्रुनवेडेल ने। यह राजचिन्ह बताया या पता लगाना, राजचिन्ह का पता लगाया किसने लगाया? ग्रुनवेडेल ने। और कहां लगाया? तो ये लगाया लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पे। अब हम बात कर रहे थे इसके संस्थापक की हो गई, राजधानी की हो गई, राजचिन्ह की हो गई। अब बात करते हैं हम इसके अंतिम शासक की। किसकी बात कर रहे हैं? देखिए ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अंतिम शासक, देखिए या तो आपका अगर कोई साम्राज्य स्थापित हुआ है तो उसका पहला शासक जिसने उसको स्थापित किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और या फिर उसका अंतिम शासक, चाहे उसने कुछ भी नहीं किया हो लेकिन अगर वो अंतिम था तब भी वो इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तो इंपॉर्टेंट हो गए। और तीसरा, जो उस साम्राज्य के, उस वंश के कैसे शासक थे? महान शासक हुए, जिन्होंने कोई बड़े काम किए। मान लीजिए कोई योजना चलाई, या फिर मान लीजिए आप किसी कहीं पर कोई ऐसा वास्तुकला का निर्माण करवा दिया, कहीं पे क्या किया, आपके चित्रकलाओं से संबंधित कोई निर्माण कर दिया। तो इन सब के निर्माण से संबंधित लोग भी क्या कहलाते हैं? महान हो जाते हैं, मुख्य शासक कहलाते हैं। लेकिन अब वृहद्रथ जो था अंतिम शासक था इसका। क्या था? वृहद्रथ। वृहद्रथ। अब ये जो वृहद्रथ था ये अंतिम शासक था। और अंतिम शासक क्या है हमें देखना होगा। देखिए ये सब क्वेश्चंस होते हैं। अभी आपसे पूछ ले मौर्य वंश का अंतिम शासक था तो कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ। और ये अंतिम क्यों था? क्योंकि इसकी हत्या, इसकी जो हत्या है वो किसने की थी? इसी के सेनापति। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। अब मान लीजिए ये तो है नहीं कि किसी की क्या कर रहा है? हत्या कर रहा है, और हत्या करके टाइम पास करेगा। मान लीजिए आपने एक मौर्य राजा की हत्या कर दी, आप इतने शक्तिशाली हो गए उसके सेनापति की, आपने क्या करी? राजा की ही हत्या कर दी। तो राजा की हत्या करने के बाद अब आपका ये तो उद्देश्य है नहीं कि आपने राजा को मोक्ष दे दी। देखिए आप किसी को मोक्ष देने के उद्देश्य से हत्या नहीं करते थे उस समय, आपने उसकी हत्या की है, मतलब अब आप अपना खुद का कोई राज्य या प्रशासन चलाएंगे। तो अंतिम शासक ये तो किसका है? मौर्य वंश का। लेकिन शुंग वंश का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक, देखिए एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बना लिए हमने। क्या बना लिए? कि मौर्य वंश का अंतिम शासक तो कौन था? वृहद्रथ। और इसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। और जो पुष्यमित्र शुंग है वो क्या है? शुंग वंश का संस्थापक है। भाई
किसी की हत्या करने वाला, यानी एक वंश के अंतिम राजा की अगर किसी ने हत्या कर दी है तो उसका जो हत्यारा है उसने भी तो एक नए वंश का स्थापना की है ना, और जो नए वंश की स्थापना कर रहा है ना वो क्या कहलाएगा, दूसरे वंश का संस्थापक कहलाएगा। तो ये मैंने आपको क्या दे दी, इसकी ब्रीफिंग दे दी मौर्यों की राजनीति की, वह किस प्रकार से मौर्यों ने संस्थापना करी और किस प्रकार से इनका अंत हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित स्रोत, कि हमें मौर्य साम्राज्य का पता कैसे चलेगा, क्या उसके साहित्यिक स्रोत हैं, कौन से उसके पुरातात्विक या अभिलेखीय स्रोत है। तो एक बार अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अभी तक जो भी इसमें बातें लिखी गई है ना, एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि क्वेश्चन नहीं है, किसी एग्जाम में पूछा गया है और किसी में पूछा जाएगा, सारे ये पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले, चाहे तो आप लिख लें इसको। अब बात करेंगे दोस्तों हम किसकी, कि मौर्य साम्राज्य से या मौर्यों की जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोत, मतलब साहित्य में मौर्यों का वर्णन कहां कहां किया गया है। उसके बाद हम इनका अभिलेखीय वर्णन भी देख लेंगे कि मौर्य अभिलेखों में कहां कहां वर्णित हैं। तो अब कर रहे हैं मौर्य इतिहास के स्रोत, मौर्य काल में इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत। और इतिहास के स्रोतों में अब हम बात करेंगे सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों की। किसकी बात करेंगे, साहित्यिक स्रोत, क्योंकि ये जो वंश है ना मौर्य वंश, देखिए मौर्य वंश शायद कुछ अपवाद वंशों में से है जिसके साहित्यिक स्रोत फिर भी कम हैं। मौर्य वंश का साहित्यों में वर्णन फिर भी कम है, लेकिन इसके प्रमाण, जो अभिलेखीय वंश, जो इनको हम सर्वाधिक बड़ा प्रमाण मानते हैं, जो पुरातात्विक प्रमाण होते हैं, वो सर्वाधिक किसके हैं, मौर्यों के ही हैं। यानी जो अभिलेख मिले हैं वो सर्वाधिक किसके मिले हैं, मौर्यों के। अकेले अभिलेख के अकेले अशोक के 40 से अधिक क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। अब देखिए हम इसके साहित्यिक स्रोत की बात कर रहे हैं, तो साहित्यिक स्रोतों में पहला क्या है, मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, देखिए स्रोत, मैं यहां पे स्रोत लिख देता हूं और यहां पे लिख देता हूं उसका लेखक। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी, आपके विशाख दत्त ने, विशाख दत्त। क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो कौन है, तो वो है आपका विशाख दत्त। कौन है दोस्तों, विशाख दत्त। दूसरा है आपकी इंडिका। शायद मौर्यों के प्रशासन, मौर्यों की राजनीति और मेनली तो मौर्यों का जो प्रशासन है वो सर्वाधिक अगर किसी पुस्तक में मिला है तो वो पुस्तक क्या है, इंडिका। और इसकी रचना किसने की थी, मेगस्थनीज ने। अब देखिए दोस्तों, ये जो बातें, मैं कुछ आपको इसके बारे में बातें बता देता हूं कि इंडिका जो है ना, ये अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। मूल रूप का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई पुस्तक है और उस पुस्तक में क्या हुआ कि वो पुस्तक आपको उसी रूप में मिल जाए, तब तो क्या होगा कि उस पुस्तक की पांडुलिपि कहलाएगी, वो उसका मूल रूप कहलाएगा। अब मेगस्थनीज की जो इंडिका है ये मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। अब मूल रूप में उपलब्ध नहीं है तो हमें कैसे पता चला कि इंडिका में ये बातें लिखी हुई हैं, तो देखिए जो मेगस्थनीज के जो कुछ परवर्ती यानी उसके बाद के जो यूनानी लेखक हैं, उन्होंने इस इंडिका को आधार मान करके, क्योंकि उस समय तो उन्होंने पढ़ा होगा ना, इस इंडिका को आधार मान करके अपने जो उनके वर्णन है उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा मौर्य साम्राज्य था, उसका ऐसा प्रशासन था। तो क्या हो गई, इंडिका किसकी, मेगस्थनीज की। अब क्या है नेक्स्ट आपके विष्णु पुराण। देखिए जो पुराण है 18 पुराण, उसमें से एक पुराण क्या है आपका, विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में भी किसका उल्लेख है, मौर्यों का उल्लेख है। विष्णु पुराण में किसका उल्लेख है, मौर्यों का उल्लेख है। और उस पर श्रीधर स्वामी की टीका, विष्णु पुराण एवं उस पर श्रीधर स्वामी की टीका, श्रीधर स्वामी की टीका।
मतलब जो विष्णु पुराण है उस पे एक शॉर्ट नोट लिख रखा है, एक टीका लिख रखी है। किसने लिखी है? आपके श्रीधर स्वामी ने। नेक्स्ट क्या है आपका? अर्थशास्त्र। इसके बारे में शायद आप सबने पढ़ लिया होगा आपसे पहले ही कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। ठीक है दोस्तों, अब इस कौटिल्य के ही कई नाम हैं, ये नाम भी लगभग आप सभी जानते होंगे, लेकिन ये जो नाम अब मैं लिखने जा रहा हूं ना, ये आप सब नहीं जानते होंगे। विष्णुगुप्त। कौटिल्य के 3 नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। अब है नेक्स्ट धर्मपद पंजिका। धर्म प्रतिपद पंजिका, प्रतिपद पंचिका। अब ये जो प्रतिपद पंचिका है ये किसने लिखी है? भट्ट स्वामी ने। किसने लिखी है? भट्ट स्वामी ने। और ये भट्ट स्वामी की क्या है? ये टीका है। और ये जो टीका है ना, ये किस पे लिखी हुई है? अर्थशास्त्र पे। अर्थशास्त्र पे क्या है? ये एक टीका है। ये जो किताब है प्रतिपद पंचिका, एक किताब है, ये किसने लिखी है? भट्ट स्वामी। देखिए अर्थशास्त्र जो है, मूल रूप से अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। और उस पर एक टीका, उस पर एक शॉर्ट नोट, या अगर आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे आपने देखा होगा, आप जब छोटे थे तो आप छोटी छोटी कुंजियां आती थी, तो कुंजी नोट क्या है इसकी? भट्ट स्वामी की टीका का नाम प्रतिपद पंचिका। और किसने लिखी है ये? भट्ट स्वामी ने। किस पर टीका है? अर्थशास्त्र पर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका महाभाष्य। महाभाष्य। और महाभाष्य किसने लिखा है? आपके पतंजलि ने। पतंजलि ने। तो ये आपके कुछ साहित्यिक स्रोत, आप इनको नोट कीजिए। मैं आगे ऊपर लिखूंगा इनको, क्योंकि शायद नीचे नहीं दिखेगा। अब ये जो दोस्तों महाभाष्य की पतंजलि है ना, ये पतंजलि का जो महाभाष्य है ना, इसमें क्या है? चंद्र सभा का उल्लेख है। चंद्र सभा। और ये चंद्र सभा जो है ना, ये क्या है? चंद्र सभा जो है ये है चंद्रगुप्त की राजसभा। चंद्रगुप्त की राजसभा मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजसभा थी वो क्या कहलाती थी? चंद्र सभा। ये किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। कहां लिखा है? अपनी महाभाष्य में। आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। अब बात करेंगे हम इसके अगले कुछ साहित्यिक स्रोतों की। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके विशाखदत्त, श्रीधर की टीका, इन सबको हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी। ठीक है दोस्तों, और वृहत कथा मंजरी किसने लिखी है? आपके क्षेमेंद्र ने। और ये क्षेमेंद्र कहां से थे? कश्मीर से। देखिए जो कश्मीर के लोग हैं ना, वो भी चंद्रगुप्त को क्या मानते हैं? कश्मीर का पहला शासक मानते हैं। जो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये क्षेमेंद्र जो कश्मीर के थे, इन्होंने भी अपनी किताब वृहत कथा मंजरी में इनका उल्लेख किया है। और कथा सरित सागर, ये जो कथा सरित सागर है, ये किसने लिखी है? सोमदेव ने। किसने लिखी है? सोमदेव ने। और कथा सरित सागर के बाद राज तरंगिणी। राज तरंगिणी ये किसने लिखी है? आपके कलहण ने। और ये जो राज तरंगिणी है ना, इसमें तो कश्मीर के 11वीं सदी का इतिहास ही लिखा हुआ है। तो कलहण ने भी क्या किया है? जब इसकी भूमिका लिखी है, जब इसकी प्रस्तावना लिखी है, तो किसका उल्लेख किया है? मौर्यों का उल्लेख किया है। किसने? कलहण ने। तो ये तो सब क्या हो गए आपको? इनके साहित्य के स्रोत। साथ में एक बौद्ध स्रोत भी हैं। और बौद्ध स्रोतों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मिलिंद पन्नु। किसकी रचना थी ये? नागसेन की। देखिए वैसे तो बौद्धों की जो जातक कथाएं हैं उनमें भी किसका है? उल्लेख है। किसका? मौर्यों का। बौद्ध ग्रंथ महावंश में भी, बौद्ध ग्रंथ महावंश
महावंश क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। उसमें भी किसका उल्लेख है? आपके मौर्यों का उल्लेख है। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए वैसे तो मौर्यों का उल्लेख बहुत जगह है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने वाली सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। अभी तक जैसा भी एग्जामों में पूछा गया है उनके अनुसार मैंने आपको ये सब साहित्यिक स्रोत बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे आगे किसकी? हम बात करेंगे आगे अभिलेखीय स्रोतों की। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगा आपको, जो मिलिंद-पन्नो नागसेन है ना, इसमें क्या है, एक मीनांडर नाम का राजा था, यूनानी राजा। उससे क्या है, इस बौद्ध भिक्षु नागसेन ने प्रश्न किए थे। तो देखिए, नागसेन मीनांडर के प्रश्न, मिलिंद-पन्नो यानी मीनांडर के जो प्रश्न थे उनका नागसेन ने उत्तर दिया था। मीनांडर ने पूछा था बौद्धों के हिसाब से कि दुख क्या है, सुख क्या है, इन सब चीजों का क्या किया, नागसेन ने उत्तर दे दिया। तो ये आप स्क्रीनशॉट चाहें या लिख लें। फिर हम बात करते हैं अभिलेखीय स्रोतों की। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक या अभिलेखीय स्रोत। किसकी बात कर रहे हैं? पुरातात्विक या अभिलेखीय स्रोत। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मौर्यों में अशोक के अकेले के कितने अभिलेख मिले हैं? 40 अभिलेख। तो क्या है, अभिलेखीय या पुरातात्विक स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है दोस्तों, अब जो इनके पुरातात्विक स्रोत हैं, इसमें अकेले अशोक के कितने अभिलेख हैं? 40। तो हम इंपोर्टेंटली क्या देख रहे हैं इसमें? अशोक के अभिलेख। 40 के 40 की चर्चा करना तो पॉसिबल नहीं है, सभी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस पे लिखे हुए हैं? पत्थरों पे लिखे हुए हैं। वो किस पे लिखे हैं? वो स्तंभों पे लिखे हुए हैं। वो किस पे लिखे हुए हैं? ताम्रपत्र पे भी लिखे हुए हैं। ताम्रपत्र मतलब एक कागज, लेकिन कागज किसका बना है? तांबे का। स्तंभ लेख मतलब लोहे के जो कुछ स्तंभ बने हैं। जैसे आपने अगर दिल्ली कभी गए होंगे तो जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, वहां पे टोपरा में तो किसने लगवाया था? अशोक ने। और फिरोज शाह तुगलक जो हमारे सल्तनत काल में एक बादशाह होंगे, तो फिरोज शाह तुगलक सुल्तान होंगे, बादशाह तो बाद में मुगलों की उपाधि थी। जो फिरोज शाह तुगलक एक सुल्तान होंगे, वो क्या किया, उन्होंने टोपरा से इसको दिल्ली उठवा लिया। मेरठ में भी लगाया था, मेरठ से भी अशोक ने मेरठ में लगाया था और मेरठ से भी दिल्ली उठवाला है उनके काल में। उनकी भी हम बात करेंगे। साथ में अशोक ने क्या थी, अशोक ने अपने प्रस्तर जो पत्थर के जो चट्टानों पे अभिलेख भी लिखवाए थे। कितनी जगहों से मिले हैं? 8 जगहों से। अभिलेखों में कितनी है? 14 विषय वस्तु है उन अभिलेखों में। तो अभी हम बात करते हैं उन 8 जगहों की जहां जहां से क्या है, ये अभिलेख मिले हैं। तो अभिलेख, अशोक के अभिलेख, और कैसे हैं? पत्थर वाले जो अभिलेख है ना, पहले पाषाण अभिलेख, उनकी बात कर लेते हैं। तो कहां कहां से मिले हैं वो? एक तो मिला आपके शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी। एक कहां से मिला आपके? मानसेहरा। ठीक है। एक कहां से मिला आपके? धौली। ठीक है। एक कहां से मिला आपके? जोगढ़। ठीक है। एक कहां से मिला आपके? एरागुड़ी। शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, धौली, जोगढ़, एरागुड़ी, सोपारा। ठीक है। और कहां से मिला है? कालसी और गिरनार। कालसी और गिरनार। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों ये जो थे आपके धौली, जोगढ़, एरागुड़ी, कालसी और गिरनार। अब ये वाले हैं ना आपके शाहबाजगढ़ी। अब शाहबाजगढ़ी कहाँ है आपके? पेशावर में। कहाँ है? पेशावर। और पेशावर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है। ये कहाँ है? हजारा। हजारा भी कहाँ है? पाक में। अब आप कहेंगे कि अशोक तो भारत के राजा थे और पाक में कैसे मिले हैं? तो दोस्तों अशोक तो हुए थे कब से? आज से भी अगर हम गिने तो लगभग 2350 वर्ष पूर्व अशोक हुए। और दोस्तों पाकिस्तान को तो अभी हिंदुस्तान से अलग हुए लगभग 70-80 साल ही तो हुए हैं। 1947 में जब 15 अगस्त को हम आजाद हुए और 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजाद कर दिया। तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से ही तो भारत से अलग है। उससे पहले तो भारत का
भी अभिनंग हुआ करता था। तो ये हो गया आपके शाहबाजगढ़ी, मानसेरा। अब जो धौली है, धौली कहाँ पे है? धौली है हमारे उड़ीसा में, ठीक है। जो जोगढ़ है, तो जोगढ़ भी कहाँ पे? हमारे उड़ीसा में है। आपका जो कालसी है, तो कालसी कहाँ पे है? देखिए एराईगुड़ी जो है आंध्रा में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में भी एक जगह है, जगह का नाम है कर्नूल, कर्नूल में है, ठीक है। सोपारा है, सोपारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सोपारा कहाँ पे है? ठाणे, महाराष्ट्र में। जो कालसी है, तो कालसी कहाँ पे है? देहरादून में, देहरादून। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड, यूटी के। और गिरनार कहाँ है? तो गिरनार है आपका गुजरात। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? सुदर्शन झील। तो ये क्या है? ये 8 प्रस्तर अभिलेख हैं जो पाषाण पे अभिलेख क्या है? लिखे गए हैं। देखिए अभिलेखों को पाषाण पे लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अशोक, देखिए उस समय क्या था, कागज वगैरह तो था नहीं, और अशोक को ये लगा कि हमें जो राजाज्ञाएं हैं, देखिए इन पे क्या लिखा हुआ है? इन पे एक तरीके के आदेश लिखे हुए हैं। जैसे आज के समय मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान में जब भी कोई अधिनियम बनेगा तो उसकी राजाज्ञा कहां पे आएगी? भारत के राजपत्र पे। तो ऐसे ही उस समय ये भी एक तरीके के क्या थे? राजपत्र, बड़े बड़े प्रस्तर स्तंभ, और उन पर क्या किया गया? लेख लिख दिए। और लेख कहां पे लिखे गए? शाहबाजगढ़ी, मानसेरा। देखिए लिख कर गए, इनको इन जगहों पे क्या है? इनको रखवा दिया गया। अब आप देखते हैं कि इनकी भाषा क्या है, इनकी लिपि क्या है। तो इनकी जो भाषा है ना, अशोक के अभिलेखों की भाषा, भाषा क्या है इनकी? एक तो है प्राकृत। भाषा कैसी है? प्राकृत। और प्राकृत भाषा उन अभिलेखों की कौन सी भाषा है? ये मुख्य भाषा, मतलब ज्यादातर किसमें लिखे गए? प्राकृत में। प्राकृत भाषा, यूनानी भाषा और अरेमाइक भाषा, ठीक है दोस्तों। और लिपि कौन सी है इनकी? ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक। अब देखिए आप ये देख रहे होंगे कि मैंने भाषा भी लिखी है यूनानी और अरेमाइक, और लिपि भी लिखी है मैंने यूनानी और अरेमाइक। तो देखिए दोस्तों, भाषा वो है जिसमें विचारों को प्रकट किया जाता है, और लिपि वो है जिसमें विचारों को लिखा जाता है, लिपिबद्ध किया जाता है। जैसे आप अभी मान लीजिए ये पढ़ रहे हैं, ये मैंने हिंदी लिखी हुई है, देखिए क्या लिखी हुई है? हिंदी। तो हिंदी तो क्या है? भाषा है। और ये जो इनको लिखने का तरीका है ना, कि श तो ऐसे बनेगा, है ऐसे बनेगा, ब ऐसे बनेगा, ज ऐसे बनेगा, तो ये क्या है? ये लिपि है। और हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अब उस समय क्या था? ये 4 लिपियां थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक। और यूनानी भाषा जो है यूनानी लिपि में, अरेमाइक जो भाषा है अरेमाइक लिपि में, और प्राकृत जो भाषा है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी। तो ये हो गए अशोक के अभिलेख। आप एक बार इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे इसके स्तंभ लेखों की। अब अशोक के अभिलेख देख लिए हमने, अब बात कर रहे हैं इसके स्तंभ लेख। देखिए ये है 8 अभिलेख, और इनमें कितनी राजाज्ञाएं हैं? 14 राजाज्ञाएं हैं। कितनी राजाज्ञाएं हैं? 14 राजाज्ञाएं, ठीक है दोस्तों। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? अब हम बात कर रहे हैं हमारे अशोक के स्तंभ लेखों की। स्तंभ लेख, अभिलेख नहीं, केवल स्तंभ लेख। और स्तंभ लेख भी कितने हैं? स्तंभ लेख देखिए इन पे लेख तो 7 हैं, लेकिन ये मिले कितनी जगह से हैं? 6 जगहों से। 6 जगह या स्थान, और लेख कितने हैं? 7 लेख। कहां कहां से मिले हैं तो वो आप देख लीजिए। दिल्ली, टोपरा, दिल्ली, मेरठ,
दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, ठीक है। उसके अलावा लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा बिहार, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा बिहार, लोरिया नंदनगढ़ भी कहां पे है? बिहार। कौशाम्बी प्रयाग, प्रयाग कौशाम्बी वाला, कहां से मिला आपके? प्रयाग कौशाम्बी से। और एक कहां से मिला आपके? लोरिया अरराज से। कहां से मिला है? लोरिया अरराज से, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हुए? अशोक के अभिलेख। अब ये दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ के जो अभिलेख है ना, इनको फिरोज शाह तुगलक उठवा के लाया। इसको टोपरा से दिल्ली, इसको मेरठ से दिल्ली। और जो प्रयाग कौशाम्बी है, इसको कौन उठवा के लाया? अकबर। अकबर के समय में इसको कौशाम्बी से कहां लाया गया? प्रयाग लाया गया। तो ये तो हो गए इसके स्तंभलेख। अब अन्य जो अभिलेख हैं, अन्य जो इंपॉर्टेंट है उसमें क्या है? एक तो भाबरू अभिलेख। कौन सा है? भाबरू अभिलेख। और ये क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें बुद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख किया है इसने, इसलिए क्या है? भाबरू अभिलेख इंपॉर्टेंट है। और जो ये त्रिरत्न है, ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो एक है बुद्ध, एक क्या है? धम्म, और एक क्या है? संघ। ये तो क्या हो गए? बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए भाबरू अभिलेख में। और बाकी हम भाबरू अभिलेख के बारे में, जैसे इसको कलकत्ता के संग्रहालय में रखा है, इन सभी बातों का उल्लेख जब हम राजस्थान इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। चलो ये भी आप लिख लो कि वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय। अब है बात आपके सोहगोरा, महास्थान, जूनागढ़, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम, निट्टूर, इन सभी की हम बात कर लेते हैं एक बार, है ना। तो अब देखिए आपके सामने क्या है? एक तो है आपका जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहां पे है आपके? गुजरात में। और गुजरात में इसको क्या नाम दिया गया? गिरनार भी कहते हैं, गिरनार। और ये जो गिरनार है, ये किस वजह से प्रसिद्ध है? सुदर्शन झील की वजह से, सुदर्शन झील की वजह से, ठीक है दोस्तों। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख कहां है? गुजरात में। लिखवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलो इसका मैं आपको ये बताता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने, क्या नाम था उनका? गवर्नर पुष्यगुप्त ने, ठीक है। इसके बाद अशोक का जो गवर्नर होगा, जो प्रशासक होगा, तुशास्प, वो भी इसका उद्धार करवाएगा। ये हम बाद में आगे देखते रहेंगे, धीरे धीरे सबके बारे में हम जानते रहेंगे। अब बात हो गई जूनागढ़ अभिलेख की। अब बात कर रहे हैं हम सोहगोरा और महास्थान। सोहगोरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख, ठीक है दोस्तों। जो सोहगोरा और महास्थान है, इन दोनों में किसका वर्णन है? अकाल का, कि भाई क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम वर्षों के शासन में 14 वर्ष का क्या पड़ा था? भीषण अकाल पड़ा था। सोहगोरा महास्थान हो गए। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम। किसकी? मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम। इन चारों अभिलेखों में क्या है? अशोक का स्वयं का नाम, अशोक का स्वयं का नाम। देखिए ये जो 4 अभिलेख है, इसमें अशोक का खुद का नाम है। और मास्की, जो केवल ये मास्की है, मास्की में अशोक ने स्वयं को, अशोक ने
स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है, बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है, बात हो गई हमारे जूनागढ़ की, हो गई गिरनार की, हो गई सोगोरा विलेख की हुई, मास की गुर्जरा टूर उदयगोलम की हो गई। और ये क्या है, इसमें अशोक का खुद का नाम मिलता है, और मास्की में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य का है। सोगोरा और महास्थान, सोगोरा कहाँ पे है? यूपी में, और महास्थान, ये दो अभिलेख है, इनमें क्या किसका वर्णन मिला है? अकाल का वर्णन मिला है। ठीक है, तो बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम वर्षों में क्या पड़ा? भीषण अकाल पड़ा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो हो गए इसके पुरातात्विक स्रोत। अब हम बात करेंगे भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। हाँ तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को हिंदुस्तान या भारत का पहला सम्राट हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उससे पहले क्या थे हमारे यहाँ पर? कोई बड़े राजा नहीं हुए। देखिए, हमारे यहाँ पर कोई साम्राज्य ही नहीं था। और सम्राट क्या होता है? सम्राट एक साम्राज्य का मालिक होता है, संस्थापक होता है। उस साम्राज्य को चलाने वाला जो राजा होता है वही क्या कहलाता है? सम्राट कहलाता है। इसलिए अब हम बात करेंगे भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। तो बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य, अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका टाइम जो पीरियड है वो क्या है? 322 बीसी से 298 बीसी तक, यानी 322 से 298, लगभग 24 साल इन्होंने क्या किया? राज किया। अब ये जो इनका 24 साल का टाइम पीरियड है ये हमने देख लिया। अब हम कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त थे ये क्या थे? देखिए, मौर्यों के लिए क्या है, अलग अलग अवधारणाएं हैं कि मौर्य निम्न जाति के थे, मौर्य कौन थे। देखिए, जब तक इस चीज पर एक परफेक्ट आंसर नहीं आ जाता हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि विवादित चीजों की बात करना गलत है। किसी ने मौर्यों को वैश्य बताया, किसी ने शूद्र बताया, किसी ने इनको क्या बताया है? ब्राह्मण तक बताया इनको, मौर्यों को। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मां थी, तो देखिए पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य की मां को मूरा बताया गया है। पुराणों में इसे क्या कहा गया है? मूरा का पुत्र, मूरा का पुत्र। और ये मूरा कौन थी? तो ये थी जो नंद वंश में एक निम्न जाति की महिला थी। जो मूरा थी ये नंद राजाओं की क्या थी? दासी थी, सेविका थी। तो इसे क्या कहा जाता है? मूरा का पुत्र। और देखिए, दासी और सेविकाओं के जो पुत्र हुआ करते थे ना, उनको शुरुआत से ही निम्न कुल का माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई इनकी मां के बारे में। अब बात करेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इनको देखिए, ये क्वेश्चंस बनते हैं। अभी पिछले वर्ष जब 2018 की सेकंड ग्रेड हुई तो उसमें पूछ लिया कि बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या नाम दिया। अब बिंदुसार, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम उनकी बात करेंगे, तो मान लीजिए हो सकता है कि आगे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी भी एग्जाम में, कि चंद्रगुप्त को यूनानी साहित्य में क्या नाम दिया गया। तो अब आप क्या नाम दे देंगे? तो चंद्रगुप्त को नाम दिया गया था सैंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स एवं एंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स। मतलब देखिए, ये क्वेश्चंस बनते हैं। सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स किसने नाम दिया? यूनानी साहित्य में। ठीक है, अब जो हमारी एक पुस्तक मैंने आपको बताई थी साहित्यिक स्रोतों में, महावंश, तो महावंश के आधार पे कहा गया है कि कौटिल्य ने, कौटिल्य कौन? आपके अर्थशास्त्र का लेखक। देखिए, अब मैं एक एक चीज आगे नहीं लिखूंगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से इसके अभिलेखीय और साहित्यिक पार्ट, जो मौर्य काल में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सिर्फ हम फैक्चुअल बातें करेंगे इनके बारे में, कोई इंपॉर्टेंट होगी समझाने की तो मैं आपको समझाऊंगा। तो महावंश में कौटिल्य ने, महावंश में ऐसा कहा गया है, महावंश क्या है? बौद्ध ग्रंथ, उसमें कहा है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त जम्बू द्वीप
और जम्बूद्वीप क्या है आपका? भारत का राजा बनाया। किसने बनाया? कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बूद्वीप भारत का क्या बनाया? राजा बनाया। इसका विवाह किससे हुआ? सेल्यूकस। किससे हुआ विवाह? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से। हेलेना से। देखिए पहला हमने जो विदेशी विवाह किया ना, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किससे किया? सेल्यूकस निकेटर जो यूनान के राजा थे, उनकी पुत्री हेलेना से। और इनसे जो इसको पुत्र प्राप्त हुआ, उस पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार, जो इनके बाद क्या बनेगा? राजा बनेगा। अब एक साहित्यिक साक्ष्य है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन ये क्या है? जैन धर्म का लिखा हुआ है। किसने लिखा है? हेमचंद्र सूरी ने। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र सूरी ने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त जैन धर्म का रक्षक था। चंद्रगुप्त को जैन धर्म का रक्षक बताया। मतलब रक्षक से मीन्स क्या होता है कि ये राजकीय रूप में जैन धर्म की पालना करता था, जैन धर्म को राजकीय आश्रय देता था। और मैंने आपको जूनागढ़ अभिलेख में एक पॉइंट लिखाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो इसके गवर्नर क्या नाम था उसका? पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त ने किसका निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का। और देखिए जूनागढ़ जो अभिलेख है ना, इस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक इन दोनों का नाम मिलता है राजाओं के रूप में। एग्जैक्ट नाम नहीं मिलता है, लेकिन इनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये हो गया आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार चंद्रगुप्त मौर्य का। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार की। किसकी बात करेंगे अब? बिंदुसार की। अब जो बिंदुसार है, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र हैं। देखिए बिंदुसार के नाम पे कोई खास बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन चूंकि अशोक के पिता हैं, चंद्रगुप्त के पुत्र हैं, तो इनको पढ़ना भी लाजमी हो जाता है हमारे लिए। तो हम बात करते हैं बिंदुसार की। बिंदुसार हुए कब राजा बने? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद 298 बीसी में। कब तक रहे? 274 बीसी तक रहे। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। ये क्या आया था कि यूनानी साहित्य में क्या कहा गया है इसको? बिंदुसार को अमित्रोकेटस ये नाम लिया गया है। किसका? यूनानी साहित्य में बिंदुसार का। इसको अमित्रोकेटस या अमित्रघात भी कहते हैं। वायु पुराण में देखिए ये तो बात आ चुकी है आपकी कि ये तो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ गया, दोबारा भी आ सकता है, मना तो है नहीं, लेकिन और भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि वायु पुराण में इसको क्या कहा है? इसको मृदुसार कहा गया है। क्या कहा गया है? मद्रसार किस में कहा गया है? वायु पुराण में। और संस्कृत जो हमारे जैन ग्रंथ है, संस्कृत जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथ जो संस्कृत में लिखे गए उनमें क्या कहा गया? इसको सिद्धसेन। ये इसके तीन नाम हैं आपके बिंदुसार के। यूनानी साहित्य में एमित्रोकेटस, वायु पुराण में मद्रसार, संस्कृत जैन ग्रंथों में सिद्धसेन। ठीक है। इस पर नेक्स्ट है, ये आजीवक धर्म का अनुयायी था। आजीवक धर्म का अनुयायी। ठीक है। और इसके समय में दो यूनान से क्या हुए? क्या नाम है? राजदूत आए थे। तो राजदूत कब आए थे? तो
प्लिनी ने बताया। देखिए प्लिनी है और प्लिनी ने क्या बुक लिखी है, नेचुरल ज्योग्राफी। ये अगर आप एसएसटी का एग्जाम देंगे तब आपसे पूछा जा सकता है, ये एसएस के एग्जाम में सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था, शायद 2014 या 16 में जब एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था कि नेचुरल ज्योग्राफी किसने लिखी है। तो नेचुरल ज्योग्राफी किसने लिखी है, प्लिनी ने लिखी है। तो प्लिनी की नेचुरल ज्योग्राफी में कह रहा है कि क्या कह रहा है प्लिनी की मिस्र के शासक टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फस डायनोसिस का राजदूत, इसका भी क्या है का राजदूत, टोलेमी सेकंड का फिलाडेल्फस डायनोसिस नामक राजदूत। देखिए राजा का नाम तो क्या है, टोलेमी सेकंड, और उसके राजदूत का क्या है, फिलाडेल्फस डायनोसिस नामक राजदूत इसके दरबार में आया। ठीक है। स्ट्रैबो एक और विदेशी विवरण देने वाला व्यक्ति है, उसने क्या कहा है कि सीरिया के शासक एंटियोकस जो फर्स्ट है उसका क्या होगा, डायमेकस नामक राजदूत। मतलब एंटियोकस फर्स्ट का तो डायमेकस, और टोलेमी सेकंड जो मिस्र का था, ये सीरिया का था, ये मिस्र का था, उसका था फिलाडेल्फस डायनोसिस। अब ये जो राजदूत इसके दरबार में आया तब बिंदुसार ने तीन चीजों की क्या रखी थी, मांग। देखिए क्वेश्चन बनता है कि सीरिया से बिंदुसार ने किन तीन चीजों को मंगवाया था, तो क्या क्या मंगवाया था, एक तो आपकी मदिरा, ठीक है, एक मंगवाई थी सूखी अंजीर, ठीक है दोस्तों, और एक मंगवाया था दार्शनिक। अब एक राजा ने दूसरे राजा से तीन चीजों की मांग की, तो दूसरे राजा ने क्या किया, उसकी मांगों को पूरा किया, लेकिन कितनी चीजें भेजी, सिर्फ ये दो, मदिरा और सूखी अंजीर ही भेजी, और दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि हमारे जो यहाँ का कानून है वो इस बात की इजाजत नहीं देता है। किस बात की, कि हम क्या भेजें, दार्शनिक यानी व्यक्तियों का परिवहन दूसरे राज्यों में हम दास। अब अगर वो उसके राजदूत अपने दरबार में बुला रहा है तो उसको अपने पास रखेगा, और लोगों को बेच करके या सम्मान से किसी को भेंट देना उस समय के जो सीरिया है वहां के कानून के अनुसार सही नहीं था। तो ये बात हो गई बिंदुसार की। अब बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक अशोक की, या कहें कि हम हिंदुस्तान के सबसे महान शासक अशोक की बात। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे अशोक की। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम अशोक की, ठीक है, अशोक की अब बात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। देखिए बिंदुसार 274 में मर गया। अब बिंदुसार जब 274 में मर गया बीसी में, तब क्या होता है कि कहते हैं, देखिए ये सिंगल अनुश्रुति कह दे या बौद्ध ग्रंथ कह दे, सिंगल से मतलब जो श्रीलंका में जो अनुश्रुतियां फैली हुई हैं, जो बातें फैली हुई हैं, उनके अनुसार कहते हैं कि अशोक के 99 भाई थे। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा, तो मारते मारते 274 से उसको काफी टाइम लग गया, 4 साल तक उन भाइयों का गृह युद्ध चला, तब जाके अशोक क्या है, अशोक सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। लेकिन देखिए अनुश्रुतियों की बातों को हम नहीं देखते हैं, हम बात करेंगे सीधा अशोक के बारे में कि अशोक कब राजा बना, अशोक ने क्या क्या कार्य किए। तो बात करते हैं अशोक मौर्य की। किसकी बात करेंगे हम, अशोक मौर्य। और अशोक राजा कब बना था आपका, 273 बीसी से लेकर के और 232 बीसी तक।
273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। फिर क्या है, इस धर्म युद्ध को भी चला था, इनके बीच में धर्म युद्ध नहीं गृह युद्ध चला था। और कहते हैं कि 269 में एक बार फिर से अशोक ने क्या करवाया था, अपना राज्य अभिषेक करवाया था। लेकिन अब इन्हीं चीजों पर हम बहस नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो अशोक क्या था, अशोक क्या था, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। किसका था, बिंदुसार का पुत्र। अब है इसके बारे में कुछ जानकारी कि बिंदुसार के समय कहां का गवर्नर था, उज्जैन का गवर्नर, उज्जैन का गवर्नर था। देखिए बिंदुसार के समय 2 बार क्या हुए थे, विद्रोह हुए थे। कहां हुए थे, तक्षशिला में। तो पहली बार तो अशोक ने दबाया था और दूसरी बार बिंदुसार के दूसरे पुत्र सुशीम ने उसको क्या किया था, दबाया था। अब है अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी। भाई इसका प्रारंभिक जानकारी कहां से मिलती है, तो इसकी प्रारंभिक जानकारी कहां से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और सिंघल अनुश्रुति से। ठीक है। अब इसकी मां जो थी, मां, तो मां का नाम साहित्यिक स्रोतों में, देखिए मां का नाम किस में मिलता है, साहित्यिक स्रोतों में। तो मां का जो साहित्यिक स्रोतों में इसकी मां का नाम था वो क्या था, शुभद्रांगी। मां का नाम क्या है, शुभद्रांगी। कहां मिलता है ये, साहित्यिक स्रोत। ठीक है। साहित्यिक स्रोत कभी भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अभिलेखीय साक्ष्य अगर मिल जाएगा कभी अभिलेखों में और कोई नया अभिलेख मिला और मान लीजिए मां का नाम कुछ और हुआ तो वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि अशोक की मां का नाम शुभद्रांगी था। कहां दे रखा है, साहित्यिक स्रोतों में। ठीक है। अशोक के पुत्र महेंद्र, मतलब अशोक के पुत्र नहीं, बच्चे कह दो या संतान कह दो आप, अशोक की संतान, तो महेंद्र, संघमित्रा, ठीक है, और तीवर। तो ये जो महेंद्र और संघमित्रा है ना, इनके तो उल्लेख सिर्फ साहित्यिक है। कैसे हैं, साहित्यिक। पर जो तीवर है ना, तीवर, इसका उल्लेख कैसा है, अभिलेखीय उल्लेख है, अभिलेखीय उल्लेख है। और जो अभिलेखीय उल्लेख है वो परफेक्ट है। ठीक है। इसकी पत्नी का नाम क्या था, कारुवाकी या चारुवाकी, कारुवाकी या चारुवाकी, ये किसका नाम है, अशोक की पत्नी का नाम। और ये भी कहां पे उल्लेख है, अभिलेख में। कारुवाकी या चारुवाकी कहां पे उल्लेख है, अभिलेख में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई अशोक की पत्नी की। अब बात करते हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे अशोक की उपाधि क्या थी वो हम देख लेते हैं। अशोक की जो उपाधि है ना दोस्तों, वो थी देवानाम पिए की। क्या उपाधि थी, देवानाम पिए की। मतलब जो अशोक की उपाधियां तो अनेकों हैं, पर उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका क्या नाम है, देवानाम पिए। उपाधि क्या है, देवानाम पियदस्सी। यह अशोक की उपाधि थी कि देवानाम पियदस्सी, यानी देवताओं को भी जिसका नाम क्या है, प्रिय है, और उसके दर्शन भी कैसे हैं, प्रिय है, या प्रिय जैसा वो दिखता है। वो कौन है, अशोक है। देवानाम पियदस्सी। अब ये जो सेम उपाधि है ना, ये अशोक का पौत्र है। देखिए अशोक का पौत्र होगा दशरथ, उसने भी ये उपाधि धारण की। और एक श्रीलंका का राजा होगा तिस, श्रीलंका का राजा, और राजा क्या होगा, तिस, उसने भी क्या है, देवानाम पिए की उपाधि धारण की। लेकिन हम देखेंगे कि दशरथ उस समय इतना महान शासक था ही नहीं कि वो देवानाम पिए की उपाधि उसकी मानी जाए। और अशोक ने अपने अभिलेखों में भी अपने आप को देवानाम पियदस्सी लिखवाया है। तो ये तो बात हो गई अशोक की उपाधियों की।
बात कर ली हमने मास्की गुर्जरा उदयगोलम में अशोक का नाम मिलता है, मास्की में उसने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है, ये मैंने आपको अभिलेखों में बता ही दिया था। अब बात करते हैं कि अशोक ने, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये अशोक के बारे में, क्या है, मोर देन इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति कब, 261 बीसी में, किसकी अध्यक्षता में, मोगली पुत्त तिस की, 261 बीसी में मोगली पुत्त तिस की अध्यक्षता में बुलाई थी। ठीक है, और इसी में ही क्या था, जो सुत्त पिटक विनय पिटक तो पहले हो ही गए थे, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना हुई। इस तीसरी ही संगति में क्या हुआ था, अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। तो ये तो क्या है, मोगलीपुत्र तिस ने किसकी अध्यक्षता की, मोगलीपुत्र तिस ने अशोक की तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अशोक के बारे में, देख लिया होगा आपने ये। अब नेक्स्ट बात जो हम करेंगे अशोक के बारे में, वो करेंगे हम कि अशोक ने 261 बीसी में ही, 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर क्या किया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। और इसके बाद ही अशोक ने क्या अपनाया था, बौद्ध धर्म। और ये कलिंग पर जो आक्रमण किया था, ये कहां जानकारी मिलती है, 13वें शिलालेख में। देखिए जो 8 शिलालेख मिले थे ना, उन पे 14 बातें लिखी हुई हैं। तो 13वां जो बातें हैं वहां पे कहा गया है कि अशोक ने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया था। 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी है। और इसी शिलालेख में उसने आट्विक जनजातियों को क्या दी है, चुनौती दी है। आट्विक जनजातियों को इसमें 13वें शिलालेख में क्या है, आट्विक जनजातियों को चुनौती दी है। किसकी, नैतिक बनने की। चुनौती दी नैतिक बनने की, कि या तो आप सुधर जाओ वरना आपके साथ भी गलत व्यवहार होगा। और इस कलिंग आक्रमण के पश्चात अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध की नीति छोड़कर भेरी घोष की नीति त्याग कर, भेरी घोष की नीति त्याग कर किसकी नीति अपनाई, धम्म घोष की, कि अब हम किसी को युद्ध में नहीं जीतेंगे, हम उसे सांस्कृतिक रूप से जीतेंगे। जो नीति आज हमने भारत की बना रखी है, जिस नीति का पालन भारत अपनी विदेश नीति में करता है कि हम किसी को भी युद्ध नहीं करेंगे, किसी के भी साथ फर्स्ट वार नहीं करेंगे। अगर कोई हम पे आक्रमण करेगा तो मिनिमम डेटरेंस की पॉलिसी तो हम अपनाएंगे, खुद को तो हम हारने तो देंगे नहीं, अपने आप को प्रतिरोध प्रतिरक्षा सभी करते हैं, लेकिन हम किसी पर पहला प्रहार नहीं करेंगे। हमने भेरी घोष यानी युद्ध की नीति त्याग कर क्या अपना ली, सांस्कृतिक विजय धम्म घोष की नीति। और देखिए सांस्कृतिक विजय तो हमारी हो ही रही है। हमने जो योग अपनाया था आज उसको पूरी दुनिया अपना रही है। अभी ये जो कोविड-19 आया है उसमें हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा नमस्ते को पूरी दुनिया अपना रही है। तो कह रहे हैं धम्म घोष की नीति अपनाई। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि बुद्ध को उपगुप्त ने बुद्ध को अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। क्या किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और क्या है, अशोक ने, देखिए उपगुप्त क्या है, एक बौद्ध दार्शनिक है। अशोक ने 10वें वर्ष में
कब 10वां वर्ष? शासन का 10वां वर्ष, जब से अशोक ने शासन संभाला 10वें वर्ष में तो किसकी? बोध गया, बोध गया, ठीक है। 14वें वर्ष में निगलिवा सागर की, 14वें वर्ष निगलिवा, और 20वें वर्ष किसकी की? लुम्बिनी की, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। किसकी यात्रा की? लुम्बिनी की यात्रा की। ये क्या था? अशोक के बारे में कुछ जानकारियां हैं कि अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग पे आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? 13वें शिलालेख से मिलती है। और 13वें शिलालेख में आठवीं जनजातियों को चुनौती दी है कि आप नैतिक बन जाइए, वरना आपसे हम युद्ध करेंगे, और आपको जीवन से मोह नहीं है तो। और भेरी घोष की नीति को त्याग कर क्या नीति अपनाई? धम्म घोष की नीति अपनाई कि अब हम युद्ध छोड़ेंगे और किसका प्रचार करेंगे? संस्कृति का। उपगुप्त जो बौद्ध दार्शनिक थे, उपगुप्त क्या थे? बौद्ध दार्शनिक। इन्होंने क्या किया? अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और ये फैक्ट है कि अशोक ने 10वें वर्ष बोध गया शासन के, 14वें वर्ष निगलिवा और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष बोध गया। तो ये आप अशोक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। अब आगे अभी हम अशोक के धम्म की बात कर लेते हैं कि अशोक के बौद्ध होने के कुछ प्रमाण हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म जो अपना लिया था, तो उसके क्या प्रमाण हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण, भाई अशोक बौद्ध बन गया था, तो बौद्ध होने के जो प्रमाण है वो क्या है? वो है आपका, एक तो है अशोक का शिलालेख, जो शिलालेख नंबर 8, मतलब जो 8वीं राजाज्ञा शिलालेख हुई, इसमें क्या है? बोध गया की यात्रा, बोध गया कि भाई इसने क्या है? बोध गया की यात्रा की। वो जो अभी मैंने आपको बताया था कि 10वें वर्ष ने क्या किया? इसने बोध गया की यात्रा की, शासन के 10वें वर्ष। वही बात यहाँ पे है कि 8वें शिलालेख में कह रहा है कि मैंने बोध गया की क्या की? यात्रा की। फिर है इसका रुम्मिनदई अभिलेख, रुम्मिनदई अभिलेख, जो इसने 20वें वर्ष में यात्रा की थी ना। ये रुम्मिनदई कहाँ पे है? ये नेपाल में है। अब नेपाल जो है यहाँ पे क्या है? इसको बताया जाता है कि ये बुद्ध की जन्मभूमि है। क्या कहा जाता है इसको? बुद्ध की जन्मभूमि कहा जाता है। और ये जो रुम्मिनदई अभिलेख है, ये कैसा है? इसकी विषय वस्तु आर्थिक अभिलेख है। क्या है दोस्तों? ये आर्थिक अभिलेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुम्मिनदई अभिलेख कैसा है? आर्थिक अभिलेख। और आर्थिक अभिलेख में क्या है कि इसने कर को 1/8 कर दिया था, 1/4 से घटाकर। कर को 1/4 से घटाकर, सॉरी 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। पहले 16% कर ले रहा था और बाद में कितना कर दिया था? सिर्फ 12.5% कर दिया था। ये हो गया इसका रुम्मिनदई अभिलेख। फिर है इसका निश्चय सागर अभिलेख। क्या है? सॉरी निगलिवा सागर अभिलेख। कि निगलिवा सागर में क्या थी? इसने 14वें वर्ष में यात्रा की थी। निगलिवा सागर अभिलेख। ये सब बुद्ध से संबंधित स्थान है। आपका भाबरू अभिलेख, भाबरू अभिलेख। और भाबरू अभिलेख के अलावा इसने एक वो मास्की अभिलेख, जो मैंने आपको बताया, मास्की। और मास्की में खुद को क्या कहा? बुद्ध शाक्य। और जो भाबरू है, भाबरू में क्या है? त्रिरत्न, बुद्ध, संघ और धम्म। तो ये तो क्या है? अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अशोक की। तो अशोक के लिए एक इंपॉर्टेंट है आपके सामने कि अशोक पहला सम्राट था। क्या था? पहला सम्राट। देखिए क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा सम्राट था जिसने क्या किया? पशु वध पर रोक लगाई। अशोक पहला सम्राट था जिसने
कानून बनाकर, मतलब इसने शिलालेख नंबर 2 में राजाज्ञाएं प्रस्तुत की और राजाज्ञाओं में कहा जिसने कानून बनाकर पशुवध पर भी रोक लगाई, पशुवध पर रोक लगाई। इसने कहा कि पशुओं का वध करना भी छोड़ दो। ये थे अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण और ये था इसका फैक्ट। एक फैक्ट है और ये फैक्ट ही क्या है, एक क्वेश्चन भी है। पूछा जाए कि पहली बार पशु वध पर रोक लगाने वाला सम्राट या शासक कौन था, ऑप्शन में अशोक है, तो अशोक ही आंसर होगा दोस्तों। अब आपके सामने है अशोक का धम्म। तो इसका जो धर्म है, धर्म कैसा है इसका, अशोक का धर्म है कि प्रजा का नैतिक उत्थान। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म कैसा है कि देखिए इसकी विषय वस्तु ही कैसी है। इस धम्म की, धम्म में कहा गया है कि हम क्या करें, हम अपने जो भी बहरी घोष है, युद्ध घोष है, इसको छोड़ करके हम धम्म घोष की नीति अपना लें। यश कीर्ति का गान न करें बल्कि नैतिक नियमों की जानकारी रखें। नैतिक नियमों से मान लीजिए, देखिए नैतिक नियम क्या होते हैं कि आप खाना खा रहे हैं और आप अपना पेट भरने के लिए, आपको मान लीजिए अगर अपनी क्षुधा शांत करने के लिए 2 रोटी इनफ है, फिर भी आप अपने आप को ज़्यादा रईस बताने के लिए 2 की बजाय 4 खा रहे हैं और सामने एक भूखा आदमी भूखा बैठा है, भिखारी भूखा बैठा है, तो अगर हम 2 में भी हमारी शांत हो सकती है तो हम 2 रोटी उसको दे सकते हैं। यही तो नैतिकता है, यही तो नैतिक उत्थान है व्यक्ति का। तो अशोक ने अपने धम्म में भी तो यही कहा कि प्रजा का नैतिक उत्थान, प्रजा का नैतिक उत्थान करने के लिए, क्योंकि अशोक की प्रजा भी पहले अशोक के जैसी हो रही थी, युद्ध करने जा रही थी, 261 में चली गई वो युद्ध करने कलिंग में। तो फिर अशोक ने तो क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया। अब बौद्ध धर्म अपनाया है नहीं अपनाया, ये सिर्फ बौद्ध ग्रंथों में कहा। अशोक ने खुद को ये नहीं कहा कि मैंने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि बौद्ध गया की यात्रा की थी, निगलीवा सागर, रुनमिनदई, तो इनसे लगता है हमें कि अशोक ने क्या है, बौद्ध धर्म अपनाया हो, लेकिन उसने कभी ये नहीं लिखा कि मेरा ये राज धर्म था। ठीक है दोस्तों, अशोक ने क्या किया, प्रजा का नैतिक उत्थान करने के लिए आचारों की संहिता प्रस्तुत की। अशोक ने आचारों की संहिता प्रस्तुत की, संहिता प्रस्तुत की। अशोक ने आचारों की क्या की, संहिता प्रस्तुत की। ठीक है, और इस अशोक के धम्म को एक इतिहासकार हुए फ्लीट, फ्लीट ने क्या कहा, इसको राजधर्म कहा है। फ्लीट ने क्या कहा है दोस्तों, राजधर्म। और नीलकंठ शास्त्री जी ने, नीलकंठ शास्त्री जी ने इसको क्या कहा है, नैतिक व्यवहार संहिता, नैतिक व्यवहार संहिता। अब ये बात हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य, देखिए अशोक के बाद दशरथ, वृद्धरथ, कई छोटे छोटे राजा हुए जिनके बारे में पढ़ना आवश्यक नहीं है, उनके बारे में कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। सवाल जो है कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर पियदस्सी की उपाधि पूछी जाएगी तो 3 लोग, श्रीलंका के राजा तिस, अशोक का पौत्र दशरथ और अशोक। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक पूछा जाएगा तो वृद्धरथ। इन दोनों के बारे में 2 ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तीसरा कोई फैक्ट इनमें इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो इनका जो पतन हुआ, इस पतन के कारण क्या है, तो हरिप्रसाद शास्त्री जी हैं, एक इतिहासकार है हरिप्रसाद शास्त्री। तो हरिप्रसाद शास्त्री जी ने क्या कहा इसको, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ब्राह्मण प्रतिक्रिया कहा। ठीक है, दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यावदान, दिव्यावदान में इसमें क्या कह दिया कि अध्यक्ष की कैसी है, शांति की घोषणा नीति। दिव्यावदान ने क्या कह दिया कि अमात्यों की शोषण नीति, जो अमात्य है ना, अमात्य क्या है, कल हम जब प्रशासन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि अमात्य कौन थे। अमात्यों की शोषण नीति। और हेमचंद्र राय चौधरी ने
हेमचंद राय चौधरी जी ने क्या कहा है इसको? हेमचंद राय चौधरी ने कहा दिया इसको शांति एवं अहिंसा की नीति। और मौर्यों के बारे में सर्वाधिक रिसर्च करने वाली रोमिला थापर, क्या है? रोमिला थापर जी, जो लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको क्या कहा? अति केंद्रित प्रशासन की नीति। अति केंद्रित प्रशासन मतलब इनका प्रशासन जो कैसा था? अति केंद्रित था। ये इनके मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण इन्होंने बताए। तो दोस्तों आज के इस मौर्य काल के वीडियो में इतना ही। आज हमने अशोक के अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मौर्य शासन की स्थापना की और इनका किस प्रकार अंत हुआ, क्या इनके पतन के कारण थे, क्या अशोक का धम्म था, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पे लाइक करना, वीडियो को पे कमेंट करना और हमारे चैनल CMI को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल अक्षरों में दिखे हुए SUBSCRIBE को एक बार टच अवश्य करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल बात करेंगे हम मौर्यों के प्रशासन की। धन्यवाद दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।